नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि जो अटेस्टेशन फॉर्म जब भरा जाता है तो उसमें फेयर डिस्क्लोजर करने के बाद भी क्या अपॉइंटमेंट है वो रिजेक्ट की जा सकती है कि या फिर फेयर डिस्क्लोजर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कई रिलेटेड क्वेरीज हैं और इसके ऊपर कई यूट्यूब में कई वीडियोस भी बने हुए हैं। और अब ये एक नई जजमेंट आई है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि 20 सितंबर 2023 की आज की डेट में सबसे लेटेस्ट जजमेंट है। और इस केस के जो फैक्ट्स थे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, और रिस्पोंडेंट जो हैं उनके ऊपर उन्होंने आगे अपील थी वो फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिविजनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में, जहां पर डिविजनल बेंच का जो था हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उन्होंने जो सिंगल जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। और जो सिंगल जज के ऑर्डर में ये दिखाया गया था, सिंगल बेंच का जो ऑनरेबल सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था, उन्होंने जो रिट पिटीशन थी जो रेस्पोंडेंट की उसको डिसमिस कर दिया था, लेकिन डिविजनल बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया था। और जो है अब उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर स्टेट ने आगे अपील जो है वो फाइल की थी। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने उनके ऊपर जब उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी थी उस अपॉइंटमेंट लेने के समय अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो भरा था। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो एक पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट थी उस पे उन्होंने एक अटेस्टेशन फॉर्म भरा था। वहां पर फेयर डिस्क्लोजर मींस एकदम जो करेक्ट डिस्क्लोजर है वो दिया था, क्योंकि अपॉइंटमेंट था वो एक पुलिस फोर्स से रिलेटेड था। और जो चार्जेस लगे थे वो 341 इंडियन पीनल कोड के 354 जो 354 सब पार्ट जो डी है वो, और पॉस्को के जो है वो चार्जेस लगे थे। लेकिन इन सब से उनको एक्विटल हो चुका था। अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म भरने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी उस समय जो उनको एक्विटल जो है वो हो चुका था। और जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज पे आ गई थी, कॉम्प्रोमाइज कर लिया था जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट के साथ। तो जो 341 था वो चूंकि एक कंपाउंडेबल जो प्रोविजन था वो तो केस 341 का तो क्वैश खत्म हो गया था, लेकिन 354 डी का और पॉस्को का जो प्रोविजन था वो कि एक नॉन कंपाउंडेबल था और उस पे जो है वो ट्रायल चालू हुआ था। लेकिन चूंकि कंप्लेनेंट ने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, इस जब जो एविडेंस का पार्ट आया था तब वहां पर वो हॉस्टाइल हो गई थी, तो इसलिए इस ग्राउंड्स पे जो ट्रायल कोर्ट ने उनको एक्विटल कर दिया था। अब यहाँ पर जो एक्विटल होने के बाद भी जब रिक्रूटमेंट हुई, रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया सिलेक्शन प्रोसीजर पे, और जब अटेस्टेशन फॉर्म का जो समय आया तो वहां पर इन्होंने जो है सही डिस्क्लोजर किया कि केस पेंडिंग था, मतलब केस हुआ था, सॉरी पेंडिंग नहीं था, केस हुआ था, उनसे उनको जो है एक्विटल हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी अथॉरिटी ने जो है वो टर्मिनेशन कर दिया था। टर्मिनेशन करने के बाद फिर चैलेंज किया गया था उस ऑर्डर पे, और उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के पास चैलेंज किया गया था। सिंगल जज ने ऑनरेबल सिंगल जज ने वो जो रिस्पोंडेंट की जो रिट पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया था। उसके आगे फिर रिट अपील थी वो डिविजनल बेंच में डाली गई थी। डिविजनल बेंच ने सिंगल जज के जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया था। तो फिर अब उससे एग्रीवेट होकर स्टेट ने आगे सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील डाली थी। और यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर एक फेयर डिस्क्लोजर किया गया था, जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने फेयर डिस्क्लोजर किया था, और लेकिन यहाँ पर क्लीन एक्विटल नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को समझ लेते हैं और क्या निर्णय रिस्पोंडेंट के फेवर में दिया कि अगेंस्ट में दिया, उसको हम थोड़ी सी जजमेंट के कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन पे आ पाएंगे कि क्या जो है क्वेरीज जो है कुछ हद तक हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, क्वेरीज जो पूछी जाती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे। तो देखिए, ये अब इस जजमेंट का ये कंटेंट्स ये बताते हैं कि जो जजमेंट थी वो 2018 की थी।
उसको स्टेट ने चैलेंज किया था। तो ये जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एनालिसिस है, यहाँ पर अपीलेंट है, रिस्पोंडेंट जो हैं उनके उनको रिस्पोंडेंट बनाया। उन्होंने डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है ग्वालियर की, उसको चैलेंज किया था, जिसमें स्टेट की जो अपील थी जो फाइल बाय द अपीलेंट, जो उन्होंने जो अपील थी, स्टेट की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर था सिंगल जज का रिट पिटीशन में, और उसको जो पास किया था, जो चैलेंज किया था सिंगल जज के ऑर्डर, रिट पिटीशन के ऑर्डर को, और रेलीगेटिंग द मैटर बैक टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पासिंग अ फ्रेश ऑर्डर। तो यहाँ पर जो मैटर था, स्टेट डिविजनल बेंच ने वो कहा था कि जो मैटर है वापस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाया जाए और इस मैटर को वापस जो है फ्रेश ऑर्डर के साथ डिसाइड किया जाए। अब फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि जो क्रिमिनल केस था वो रजिस्टर्ड हुआ था रिस्पोंडेंट के ऊपर, और स्पेशल केस था वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट एडिशनल सेशन जज मध्य प्रदेश में, वहां पे चालू हुआ था, और चार्जेस भी फ्रेम हुए थे रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में 341, 354 डी और इन सेक्शन 11 डी एंड 12 ऑफ पॉस्को एक्ट। और 14th जो केस सेटअप हुआ था 14 फरवरी 2015 को हुआ था, और ये इनका नाम, रिस्पोंडेंट का नाम और अदर को एक्यूज था, जो कि जिन्होंने रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर दिया था कंप्लेनेंट को, जो कि माइनर थी, और ट्राई टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। फिर कंप्लेनेंट में जो एक कंप्लेनेंट ने यही बताया था कि जो कई रिपीटेडली एफर्ट्स दिए गए थे कि रिस्पोंडेंट कई एफर्ट्स किए थे उसको टू befriend her, he has persistently stalked her, और जो threw a letter and flowers at her, insisted that she speaks to him। तो फिर रिकॉर्ड्स ये जो कोर्स ऑफ ट्रायल में कंप्लेनेंट ने जो थी वो हॉस्टाइल हो गई थी, और जजमेंट जो पास हुई थी फर्स्ट एडिशनल सेशन जज अशोकनगर मध्य प्रदेश में सेशन केस में, वहां से ट्रांसपेयर हुआ कि पार्टीज जो हैं वो सेटलमेंट पे आ गई हैं, लेकिन जो कंप्लेनेंट है, जो इवन हर विटनेस जो फ्रेंड्स थे वो डिनायल मोड पे आ गए। इवन जो कंप्लेंट और उनके जो फ्रेंड्स थे, जो कि विटनेस थे, जो इंसिडेंट को इन्होंने विटनेस किया था, वो डिनायल मोड पे आ गए थे, लेकिन सपोर्ट नहीं किया था प्रोसिक्यूशन के केस को। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था कि कॉम्प्रोमाइज जो है कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में आ गया है, तो इसलिए जो चार्जेस फ्रेम हुए थे 341 इंडियन पीनल कोड के, उसको कंपाउंड कर दिया था। और लेकिन बाकी जो दूसरे जो आईपीसी के जो प्रोविजंस थे पॉस्को के थे वो नॉन कंपाउंडेबल थे। और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने जो है ऑर्डर पास किया था, एक्विटल कर दिया था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो हॉस्टाइल हो गई थी और सपोर्ट नहीं किया था उस केस में। तो इसलिए रिस्पोंडेंट के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए थे 354 डी इंडियन पिनल कोड के और सेक्शन 11 डी एंड 12 ऑफ पॉस्को एक्ट के, तो उसको वहां से रिस्पोंडेंट को एक्विटल कर दिया था। 2016 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था। फिर फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट हुआ था, वो भी रिस्पोंडेंट ने क्लियर कर लिया था, और परफॉर्मेंस पार्टिसिपेट किया था एग्जामिनेशन में, क्वालिफाइड भी हुए थे, फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट हुआ था, क्लियर किया था, और फिर उसकी परफॉर्मेंस और के बेसिस पे सिलेक्शन पोस्टेड हो गए थे उज्जैन में। और फिर 22 जुलाई 2017 को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक जो उज्जैन के थे उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि रिस्पोंडेंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में भर के दें। वेरिफिकेशन फॉर्म में रिस्पोंडेंट ने डिस्क्लोजर किया अपनी इंफॉर्मेशन पूरा करेक्ट मैनर पे, और अपनी इन्वॉल्वमेंट थी, एक केस था जो क्रिमिनल केस का, और ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया था वो सब मेंशन किया। और उसके बाद वेरिफिकेशन जो फॉर्म स्क्रूटनाइज करने के बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उज्जैन ने एक कम्युनिकेशन थी वो दी 24 अगस्त 2017 को, और इन्फॉर्म किया कि वो अनफिट है फॉर बीइंग रिक्रूटेड। तो इसके बेसिस पे जो कंटेंट्स थे उस ऑर्डर के वो ये हैं, और उसमें बताया गया कि यू आर बीन फाउंड अनफिट फॉर द गवर्नमेंट सर्विस बिकॉज सेक्शन 7, 8, 354 इंडियन पिनल कोड एंड सेक्शन 11 डी पॉस्को आर रिलेटेड टू द मॉरल डिग्रेडेशन। उन्होंने बताया कि ये जो प्रोविजंस के अंदर केस लगाया गया था, जो एक्विटल हुआ था उनका, लेकिन वो कहा कि जो प्रोविजंस थे वो एक मॉरल डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए जो कैंडिडेचर जो पोस्ट थी उनको वहां से हटा दिया उनको। और फिर इसके बाद उस डिसीजन को उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के डिसीजन को रिस्पोंडेंट ने रिट पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया हाई कोर्ट में,
और जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया 24 अगस्त 2017 को, और उन्होंने जो अपीलेंट नंबर 3 का था कि वो उसमें ये बताया कि जो 24 अगस्त 2017 का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था, और जो डायरेक्शंस इशू हुए थे उसको क्वैश कर दिया जाए और वापस उनको रीइंस्टेट किया जाए, मींस विद ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स, वापस पूर्ण रूप से बहाली की जाए उनकी, और पूरे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे वापस दिए जाए। लेकिन जो जजमेंट थी 17 नवंबर 2017 की, सिंगल जज ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन को, और यहाँ पर सिंगल जज ने जो ऑर्डर था उसको पे यहाँ पर बताया कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का एक जजमेंट आई थी अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, वहां पे जो पिटिशनर का जो केस था वो कंसीडर किया गया, लेकिन कंसीडर करने के बाद इम्पिंच ऑर्डर था जो अथॉरिटी ने जो दिया था वो पास किया था, और उसमें ट्रीट किया गया कि जो पिटिशनर का जो केस था वो जो पिटिशनर का केस को ट्रीट किया गया एज ए मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड, और डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज जो है कंक्लूजन पे जो आई थी उस निर्णय पे हाई कोर्ट ने पाया कि इसमें इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है अंदर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कोर्ट ने कहा कि वो एक अपीलेट को अथॉरिटी नहीं है, और जो मैटर परटेन्स था 354 डी का इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 7811 डी एंड 12 ऑफ पॉस्को एक्ट का जो है वो मॉरल टर्पिट्यूड से जो वो अगर वो प्रोविजन लगे तो वो मॉरल टर्पिट्यूड जो हो जाता है इसमें, तो इसलिए कोई केस जो है वो बनता नहीं है कि इसको चैलेंज किया जाए। फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट ने फिर आगे एक अपील फाइल की जो डिविजनल बेंच के पास, और डिविजनल बेंच ने जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और मैटर को वापस रिमांड कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कि फ्रेश ऑर्डर जो है वो दिया जाए इन दी फैक्ट्स ऑफ द इंस्टेंस केस। जो दो फैक्टर्स थे जो हाई कोर्ट ने जो रेस्पोंडेंट की अपील को जो अलाउ किया था वो ये था कि पहला फैक्टर ये उठाया था हाई कोर्ट ने कि रिस्पोंडेंट ने मीन्स जो जिनको टर्मिनेट किया गया था उन्होंने फेयरली डिस्क्लोज किया था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट एक क्रिमिनल केस में हुई थी और जिसमें उनको एक्विटल कर दिया गया था, और दूसरा ये बताया था कि कोई भी अदर क्रिमिनल केस जो है वो पेंडिंग नहीं हुआ था इनके अगेंस्ट में, तो इसलिए अब चूंकि वो स्टेट के अगेंस्ट में गया था तो स्टेट ने आगे अपील थी वो फाइल की माननीय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अपील में दोनों काउंसिल्स ने अपने अपने सबमिशंस दिए, सबमिशंस देने के बाद और रिस्पोंडेंट ने भी अपने अपने जो हैं जो उन्होंने भी अपने अपने सबमिशंस दिए। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना जो है एनालिसिस करने के बाद ये अपना निर्णय सुनाया कि ये डिस्प्यूट नहीं है कि वेरिफिकेशन जो फॉर्म था वो रिस्पोंडेंट द्वारा भरा गया था और उन्हें डिस्क्लोजर था वो किया था अपने जो केस जो उनके ऊपर हुआ था 2015 में, और उसकी वजह से उन्होंने ट्रायल था वो फेस किया था जिसकी वजह से उनको एक्विटल हुआ था 26 अक्टूबर 2015 में। तो इस ग्राउंड पे ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो छुपाई है, और लेकिन ये डाइवर्जन ऑफ ओपिनियन थे बिटवीन द डिविजनल बेंच और सिंगल जज के, जिसमें लेटर जो थे उन्होंने डिविजनल बेंच ने उन्होंने इस पर डिसीजन अवतार सिंह पर रिलाई किया था और ऑब्जर्व किया था कि डिपार्टमेंट जो है उसको फॉल्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें लेटर था वो इशू किया था रिस्पोंडेंट को और उसमें अपॉइंटमेंट को अनफिट डिक्लेयर किया था इस ग्राउंड पे कि मॉरल टर्पिट्यूड है, लेकिन डिविजनल बेंच ने लेकिन कॉन्ट्रैरी हो गए और रिलाइंग अपॉन द सेम डिसीजन जो प्रदीप कुमार का जजमेंट थी, और फुल बेंच की जजमेंट आई थी आशुतोष पनवर की वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश अनदर्स की। और अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स जो हैं सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट को वो मुहैया किया जा सकता है, एम्प्लॉयर को कई फैक्टर्स को देखना होता है कि नेचर ऑफ पोस्ट कैसी है और नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है, और उसका जो उन्होंने सप्रेशन किया है वो सुटेबिलिटी के ऊपर कैसे काम करेगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसलिए पवन कुमार की जजमेंट को रेफर किया था उन्होंने, लेकिन ये एम्फेसाइज करता है कि कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करता है सिलेक्शन प्रोसेस पे उसको ट्रू और करेक्ट इंफॉर्मेशन है जो है वो बतानी होती है, जो इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स जो एफिडेविट और वेरिफिकेशन फॉर्म में जो उनसे भरने को कहा जाता है, या तो सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा या फिर
सर्विस में आने के बाद एज द केस में भी अगर कोई कैंडिडेट फॉल्स डिक्लेरेशन देता है या सप्रेस करता है मटेरियल इंफॉर्मेशन को, तो वो एक जो एक हाफ बेक इंफॉर्मेशन या फिर हाफ बेक इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बेयर करने पड़ते हैं, बेशक वो क्वालिफाइड उनका हो गया हो सिलेक्शन प्रोसेस में बेस्ड ऑन द फॉल्सिटी और सप्रेशन के बेसिस पे। तो एक डिसीजन, कई डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के। एक डिविजनल बेंच ने जजमेंट दी थी जनेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की, और इसमें जो है लार्जर बेंच के पास भेजा गया था मैटर को ऑन द क्वेश्चन ऑफ द सप्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट की थी वेरिफिकेशन फॉर्म में एस्पिरेंट द्वारा, जब इनकम्बेंट ने एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस किया था और अरेस्ट कर लिया गया था ऑन द पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल केस। तो सारे ये डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियंस आए थे, तो वो एक 3 बेंच की जो अवतार सिंह की जो जजमेंट थी उसमें सारा इश्यूज सेटल कर दिए गए थे। अब यहाँ पर अवतार सिंह की जो जजमेंट का जो पैरा नंबर 28 है उसका कोट किया, तो उसमें ये बताया था कि कई केस होते हैं जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड और सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय जो है एक्विटेड हो जाता है, लेकिन टेक्निकल रीजंस की वजह से या फिर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। तो अगर प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है, सर्टेन इंफॉर्मेशन जो नोटिस पे आती है, एम्प्लॉयर को ये भी देखना होता है कि अदर एस्पेक्ट्स क्या है, कि इनकम्बेंट फिट भी है कि नहीं है। अब जो यार्डस्टिक्स अप्लाई किए जाते हैं वो सब डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द पोस्ट, कौन सी पोस्ट है। हायर पोस्ट जो होती है जिसमें रिगरस क्राइटेरिया होता है सारी सर्विसेज का और अनइंफॉर्म्ड सर्विसेज का लिए, और एक लोअर पोस्ट में जो सेंसिटिव नहीं होती बल्कि नेचर ऑफ ड्यूटीज भी होती हैं, इफेक्ट ऑफ इंप्रेशन क्या है और अदर फैक्टर्स को भी देखना होता है कि लगातार रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अगर उसमें मॉरल टर्पिट्यूड है और या फिर ऑफेंस ऑफ सीरियस नेचर के हैं या फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक्विटल कर दिया जाता है, और वो एक्विटल जो है क्लीन एक्विटल नहीं होता है या फिर बेनिफिट ऑफ रीजनेबल डाउट जो है वो दिया जाता है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर के पास सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, वो देखेंगे, एम्प्लॉयर देख सकते हैं एंटीसीडेंट्स के उसके जो एम्प्लॉय के, और उसके बाद एप्रोप्रिएट डिसीजन जो है कि उनको एम्प्लॉय को कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यूएंस ऑफ द एम्प्लॉय करना जरूरी है कि नहीं है। तो मीन्स कोर्ट का जो डिसीजन है, निर्णय है, वो चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी हो सकता है एक्विटल हुआ हो, या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट पे भी इशू हो सकता है, या फिर एलिगेशन इस तरह की थी जो कि मॉरल टर्पिट्यूड या कोई सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। तो उसके सारे इन फैक्टर्स को देखने के बाद जो एम्प्लॉय है वो उसके बाद ही एप्रोप्रिएट डिसीजन जो है वो लेंगे कि क्या इस एम्प्लॉय की वापस जॉब में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कि उसको एम्प्लॉय को वापस कंटिन्यूएशन करने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मीन्स कोर्ट का जो निर्णय है वो एम्प्लॉयर के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर जो है वो भी अपने जो निर्णय है वो जो, क्योंकि एम्प्लॉयर है वो अपने निर्णय खुद अलग से लेगा, सारे उसके जो रिलेटिव मेरिट्स को देखते हुए और अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, नेचर ऑफ ऑफेंसेस कैसे हुए थे, ये सारे फैक्टर्स के बारे में जो है इस पैराग्राफ में बताया गया था। और इसके बाद ये बताया कि अगर जो एम्प्लॉय है वो डिक्लेयर भी करता है ट्रूथफुली कि हाँ एक क्रिमिनल केस था वो उससे कंक्लूड हो गया था, उसके बाद भी एम्प्लॉयर के पास एक राइट रहेगा कि वो सारे एंटीसीडेंट्स को कंसीडर करे, और कंपेल नहीं कर सकता है, कैन बी कंपेल की एम्प्लॉयर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कैंडिडेट को अपॉइंट करे। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि एम्प्लॉयर के पास एक अपनी पावर्स होंगी, एम्प्लॉयर जो है वो सारे फैक्टर्स को देखेंगे और उसके देखने के बाद एम्प्लॉयर को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उसको कैंडिडेट को कि वो एम्प्लॉय करें। तो ऐसा जो है ये जजमेंट का जो पैराग्राफ था वो कोर्ट किया, ये अवतार सिंह का था। ये 3 बेंच की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो एप्लीकेबल होगी इवन डबल बेंच के ऊपर भी। तो इस पैराग्राफ्स के जो कंटेंट्स देखने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ये जो अपनी ऑब्जर्वेशन फर्दर एलैबोरेट की कि एम्प्लॉयर के पास डिस्क्रिशन है कि वो टर्मिनेट भी कर सकता है या फिर कंडोन भी कर सकता है या फिर ओमिशन भी, कि जो भी डिस्क्लोजर कैंडिडेट ने किया हो।
तो जब भी वो एम्प्लॉयर जो है वो करेंगे तो वो अपनी मनमाने तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि प्रूडेंस के साथ करेंगे कि इस सारे फैक्टर्स को देखेंगे कि नेचर ऑफ पोस्ट कैसी है और ड्यूटीज किस तरह की वो डिस्चार्ज करनी है। तो कोर्ट इसमें मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब एम्प्लॉयर का काम है कि नेचर ऑफ ड्यूटीज कैसी होगी और किस तरीके की जो ड्यूटीज को उसको डिस्चार्ज करना होगा। ये जो एम्प्लॉयर जो है लेकिन प्रूडेंस के तहत वो एक्ट करेगा। अगर कोई मैलाफाइडनेस होगी या कुछ होगा, आर्बिट्रेरीनेस होगी, तब कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप करेगा। तो यहाँ पर ये बताया फिर आगे कि जो मॉरल डिस्क्लोजर जो अगर कोई ट्रूथफुली एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय देता भी है, तो एम्प्लॉयर जो होगा इज वेल विद इन द राइट टू एग्जामिन द फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट एंड कंक्लूडेड अ क्रिमिनल केस कीपिंग इन माइंड कि नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा था और जब एक्विटल जो हुआ है वो ऑनरेबल एक्विटल हुआ है, जहाँ पे बेनिफिट ऑफ जो है वो दिया गया है ऑन टेक्निकल रीजंस पे। तो एक्विटल भी जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। एक्विटल के साथ एम्प्लॉयर जो है ये भी देखेगा कि एम्प्लॉय को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जहाँ पे कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है, जहाँ पे टेक्निकल जो रीजन से उसको एम्प्लॉय को बरी कर दिया गया है। अगर उसके बाद देखने के बाद एम्प्लॉयर जो है वो उस कंक्लूजन पे आ जाता है कि जो इनकम्बेंट है, जो जॉब लेने वाला है, वो एक सस्पेक्ट है, ऑफ सस्पेक्ट कैरेक्टर का है, संदेह कैरेक्टर का है, या फिर अनफिट है पोस्ट के लिए, या फिर उसको फिर अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती है, तो या फिर उसको कंटिन्यू नहीं अगर एम्प्लॉयमेंट अगर दे रखी है तो उसे कंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर के पास एक कंक्लूजन जो है वो अराइव्स होगा सारे फैक्टर्स को देखने के बाद। एक दयाशंकर यादव का केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पर भी इस केस को कोर्ट किया, और एक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस अभिजीत सिंह पवार का था। तो इस केस में ये बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस केस के फैक्ट्स ये थे कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो इनवाइट की थी एप्लीकेशंस की सूबेदार, प्लाटून कमांडर्स और इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर उस केस में क्या हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट ने पार्टिसिपेट किया था सिलेक्शन प्रोसेस में, एफिडेविट में डिस्क्लोज किया था पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस थी, और जो कि कॉम्प्रोमाइज हो गया था उस केस में, और कंप्लेंट 320 सीआरपीसी के अंदर उसको कंप्लेनेंट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। जो बेशक उस समय रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट हो गए थे रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन कैंडिडेचर था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। उस केस के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया कि जो रीजंस था डिक्लाइनिंग का अपॉइंटमेंट का, कि कैंडिडेट जो था वो इस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट की गई थी उस पोस्ट में कि जो लॉ एंड ऑर्डर था स्टेट को कैंडिडेट को मेंटेन करना था। तो वो एक अगर एक काफी ज्यादा इम्प्रॉपर होगा, ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाए जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। तो लेकिन जो उस केस में क्या हुआ था कि डिसीजन ओवरटर्न कर दिया था सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ने, और फिर डिविजनल बेंच ने भी जो है वो अलाउ मतलब जो है अफर्म्ड कर दिया था जजमेंट, मतलब सिंगल बेंच की जजमेंट। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट में आई तो कई डिसीजंस थे उस पर साइड किए थे। मेहर सिंह का केस था, आर.के. कपूर का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, वसी परवेज खान का, प्रदीप कुमार एंड अवतार सिंह के जजमेंट को जो केस था उसको कोर्ट किया था। तो राजस्थान राज्य विद्युत ये प्रसारण निगम लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस अनिल कनवारिया का भी एक केस हुआ था, जब टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, तो लेकिन प्रोबेशनल ट्रेनिंग के तौर पे अपॉइंट किया था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में एक प्री कंडीशन थी जो वहां से ट्रांसपायर्ड हुआ था कि उनका कन्विक्शन हो चुका था 323 और 341 इंडियन पिनल कोड को, लेकिन बेनिफिट जो है प्रोबेशन और ऑफेंडर्स एक्ट के तहत उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कि जो रिस्पोंडेंट ने ऑलरेडी कन्विक्शन कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा किया जा चुका था, तो ये फैक्ट जो था वो विडहेल्ड किया गया था, छुपाया गया था, तो फिर फॉल्स डिक्लेरेशन दी थी। तो उसके बाद कोर्ट ने जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में दिया था उस केस में भी, और रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में गया था ये केस, मींस जो रिस्पोंडेंट थे जो एम्प्लॉय थे उनके अगेंस्ट में दिया था। तो यहाँ पर इस सारे फैक्ट्स को देखने के बाद ये कहा था कि उसने एम्प्लॉय ने सप्रेस की थी इन्फॉर्मेशन को और फॉल्स डिक्लेरेशन दिया था, इसलिए स्टेट के पास राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकते हैं या उनको जो जॉब में है उनको निकाल सकते हैं। तो इस केस में भी ये निकल के आया कि सब्सिक्वेंट एक्विटल हुआ था कि एम्प्लॉई ने फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी, या फिर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स था इन पेंडेंसी केस में, तो वो उस केस में अपॉइंटमेंट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता था। तो ये ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट ने कोर्ट की थी, और इसके बाद
अब फिर इसके बाद फिर ये निर्णय पे पहुंचे थे। फिर यहाँ अब ये इस सारे जजमेंट्स को यहाँ पर अप्लाई किया इस कोर्ट में कि डिविजनल बेंच ने जो है वो डिसमिस कर दी थी अपील को, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपील फाइल की थी और फाइल बाय द अपीलेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की थी, और ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया था सिंगल बेंच का और वापस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया गया था, जिसमें टर्मिनेट कर दी थी सर्विसेज को रिस्पोंडेंट को, और इस ग्राउंड पे कहा था कि उन्होंने कैंडिड जो अपने तरीके से डिस्क्लोजर कर दिया था वेरिफिकेशन के लिए, और चार्जशीट जरूर किया गया था क्रिमिनल केस में, लेकिन उनको एक्विटल हो गया था, तो कोई अदर क्रिमिनल केस भी पेंडिंग नहीं था डिविजनल बेंच का। इस केस के ऊपर माननीय कोर्ट ने अपना निर्णय फैसला सुनाया कि लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाउएवर वी आर अनेबल टू कॉन्कर विद द एफोर्टसेड व्यू जो डिविजनल बेंच ने दिया था, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने बेशक ट्रूथफुली डिक्लेयर किया था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी क्रिमिनल केस के, जो कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट से उनको बरी कर दिया था, और जो जजमेंट जो थी वो क्लियरली बताती है कि इस तरह का एक क्लीन इक्विटल नहीं था उनका। इक्विटल जो कर दिया गया, बेशक जो कर दिया गया था, लेकिन क्लीन इक्विटल इसलिए नहीं था कि एक तो कॉम्प्रोमाइज हो गया था और बाकी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में उसने प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, तो इस टेक्निकल ग्राउंड्स पे था उनको एक्विटल कर दिया गया था। लेकिन चार्जशीट फाइल हुई थी, रिस्पोंडेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज पे आ गई थी, लेकिन एप्लीकेशन 320 सीआरपीसी के तहत 341 सीआरपीसी इंडियन पीनल कोड को कंपाउंड कर दिया जाता, लेकिन जो रिमेनिंग सेक्शंस थे उसमें उनको जो नॉन कंपाउंडेबल थे वो ट्रायल पे लिए गए थे, लेकिन रिस्पोंडेंट को इक्विटल इस ग्राउंड पे किया गया था कि कंप्लेनेंट ने सपोर्ट नहीं किया था केस को, और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस भी थे वो हॉस्टाइल हो गए थे। तो रिस्पोंडेंट के जो प्ली थी कि उनको क्लीन इक्विटल किया गया है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये डिवॉइड ऑफ मेरिट्स है कि उनको क्लीन इक्विटल नहीं था, बल्कि प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, वो हॉस्टाइल हो गए। तो यहाँ पर जो अवतार सिंह की जो जजमेंट थी उसमें ये बताया गया था कि जो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं रिस्पोंडेंट के, वो जो कि इन्वॉल्व थे मॉरल टर्पिट्यूड के, बेशक वो एक्विटल हो गया था, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, लेकिन जो गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस की वजह से उनको एक्विटल हुआ था। अब कोर्ट ने अपना ये ओपिनियन दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा राइट था कि वो अपनी एक्सरसाइज करे डिस्क्रिशन को, और वो टर्मिनेट कर सकती हैं क्योंकि ही वाज अनफिट फॉर द अपॉइंटमेंट इन द पुलिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट हैड रेनिज्ड द स्टेटमेंट द पुलिस ऑन द व्यू द स्टेटमेंट अराइव्ड एट द रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पर ये बताया कि जो क्रिमिनल केस था वो अकर हुआ था 14 फरवरी 2015 को, और ट्रायल कोर्ट ने जो एक्विटल था वो 26 अक्टूबर 2015 को कर दी थी। नेक्स्ट ईयर जो अपीलेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस कांस्टेबल की इनवाइट की थी, कॉरेस्पॉन्डेंट ने सबमिट की थी एप्लीकेशन को, लेकिन कैंडिडेट डिस्क्लोजर जरूर किया था, पूरा ट्रूथफुली डिस्क्लोजर जरूर किया था, लेकिन जिसकी वजह से कल्मिनेटेड इन एक्विटल। लेकिन फैक्ट्स को देखते हुए कि प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सका रिस्पोंडेंट के केस को प्रूव नहीं कर सका, क्योंकि जो एक तो केस जो था वो मॉरल टर्पिट्यूड था, और रिस्पोंडेंट जो था कि रिस्पोंडेंट को चार्ज हुए थे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो कि सीरियस नेचर थे। अब यहाँ पर वी आर ऑफ द फिल्म व्यू की जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट, ट्रायल कोर्ट का कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ क्लीन एक्विटल। जो ट्रायल कोर्ट ने जो एक्विटल किया था वो क्लीन एक्विटल नहीं था। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने जो कम्युनिकेशन दी थी कि रिस्पोंडेंट जो है अनफिट है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट, तो यार्ड स्टिक जो है वो अप्लाइज करते हैं इस केस में, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट जो रिस्पोंडेंट को मिल रही थी वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की मिल रही थी। तो इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो जो इज आउट टू बी मच मोर स्ट्रिंजेंट, मतलब देन दोस अप्लाइज टू रूटीन वैकेंसी। अगर रूटीन वैकेंसी होती तो बेशक उनको कंसीडर किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, रूटीन वैकेंसी से हट के आइए, कंसीडर करने वाली बात नहीं उठाई जाएगी। लेकिन ये कहा कि ये लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसी का जो रूल्स जो यार्ड स्टिक्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे, और यहाँ पर ये बताया गया कि मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि एक बार अपॉइंटमेंट हो जाती है पोस्ट को तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है काफी ज्यादा कि रेस्पोंडेंट का काम होगा मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, और लॉ को इन्फोर्स करना, डील विद द आर्म्स एंड एम्युनिशंस को डील करना, और जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को एप्रीहेंड करना, पकड़ना, और प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड ऑफ रेक्टिट्यूड जो अप्लाई किया जाएगा इस केस में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का वो काफी हाई होगा, जो एक मोर हाई भी होगा, रिगरस भी होगा। सिंपल रीजन ये कि जो पोजेशन ऑफ द हाई मॉरल कंडक्ट जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है
इस पोस्ट के लिए, जो कि एक सेंसिटिव है और जो कि एक पुलिस सर्विसेज में है। तो इस सारे ग्राउंड्स पे देखते हुए कि सिर्फ रिस्पोंडेंट एक्विटल हो गया क्रिमिनल केस में, तो वो ऑटोमेटिकली इंटाइटल्ड है पोस्ट के लिए, इसलिए ये ऑटोमेटिकली इंटाइटल नहीं माने जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जुडिशियसली एक्सरसाइज किया था डिसीजन को, और सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को देखते हुए और एंटीसीडेंट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट को देखते हुए, तो ये क्रिमिनल केस जो था वो रिस्पोंडेंट द्वारा फेस किया गया था, जिसकी वजह से एक्विटल जरूर हो गया था, लेकिन जो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था जिसकी वजह से, लेकिन ये एक अनसुटेबल होगा अगर अपॉइंटमेंट दी जाएगी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो रिस्पॉन्ड जो अपीलेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको टेंट नहीं किया जा सकता, धब्बा नहीं लगाया जा सकता कि जो डिसीजन जो लिया गया था वो टेंटेड नहीं था, मतलब वो खराब नहीं था कि किसी प्रकार की मैलाफाइडनेस या आर्बिट्रेरीनेस की गई हो जब उन्होंने अपना डिसीजन लिया था, जिसमें हाई कोर्ट को बीच में इंटरफेयर की आवश्यकता हो। तो इसलिए सिंगल जज का जो ऑर्डर था वो अपहेल्ड होता है, जिसमें उन्होंने रिट पिटीशन की थी उसको, रेस्पोंडेंट की रिट पिटीशन को क्वैश कर दिया था। तो इसलिए जो अपील थी स्टेट गवर्नमेंट की उसको अलाउ कर दिया और पार्टीज आर लेफ्ट टू बियर टू देयर ओन कॉस्ट। तो देखिए इस सारे जजमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूजन पे निकल के आया कि इस केस में रेस्पोंडेंट ने अपना फेयर डिस्क्लोजर जरूर किया था और उन्होंने ट्रायल भी फेस किया था, और लेकिन जो मैटर जो था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। कॉम्प्रोमाइज होने के बाद जो है कुछ ऑफेंस 341 इंडियन पीनल कोड के अंदर वो तो कंपाउंडेबल था, लेकिन जो दूसरे प्रोविजंस थे 354D और पॉस्को के जो प्रोविजंस लगे थे वो सीरियस थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जो केस था वो विटनेसेस ने सपोर्ट नहीं किया था, वो हॉस्टाइल हो गए थे, कंप्लेनेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो ऐसे में जो एक्विटल जो किया गया था वो एक कोर्ट ने माना कि वो एक क्लीन एक्विटल नहीं है, और चूंकि ये जो पोस्ट थी ये काफी जो इसमें काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लगते हैं जो एज कंपेरिजन टू द अदर पोस्ट के मुताबिक, तो ऐसे में जो लॉ एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारी काफी हाई होती है, तो इसमें जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की आवश्यकता थी। तो अगर कोई भी बेशक उनको एक्विटल होने जाने के बाद बेशक उन्होंने अपना जो डिस्क्लोजर था वो ट्रूथफुली किया था, लेकिन जो प्रोविजंस थे वो काफी स्ट्रिंजेंट थे और चूंकि नॉन कंपाउंडेबल थे, इसके बेसिस पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना डिसीजन लिया था वो सारे फैक्टर्स को देखने के बाद लिया था। तो इसमें जो स्कोप था हाई कोर्ट का वो काफी लिमिटेड था कि मैलाफाइडनेस या कोई आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं डिसीजन लेते समय की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ चीज सामने नहीं आई थी, तो इसलिए जो है हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और जो एम्प्लॉयड थे उन्होंने अपनी जो डिस्कशन है जुडिशियसली जो है एक्सरसाइज की थी। तो सारे अटेंडिंग फैक्टर्स को देखने के बाद ही जो है एम्प्लॉयर ने मतलब डिसकंटिन्यूड किया था उनको, तो इसमें हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की जो अपील थी वो मान ली, और इसके बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट थी वो जो है वो चूंकि रिट पिटीशन खारिज हो गई थी, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो रिस्टोर्ड हो गया। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।